नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह। मोदी जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण पर इतनी स्पष्टता से कांग्रेस को कभी पिछले 2 चुनाव में इस तरह नहीं घेरा था। मुस्लिम लीग जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी इस बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो के लिए मोदी जी ने किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण पर विपक्ष इंडिया गठबंधन जो राजनीति कर रही थी, उस पर मोदी जी घुमा फिरा कर नहीं, बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस बार हमलावर हुए। जो मंगल सूत्र, सोना चांदी, तमाम मकान दुकान संपत्ति से जोड़कर सीधा जवाब दिया है। हाँ, सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदबा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? कई जगह बीजेपी के प्रवक्ताओं ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान के मद्देनजर हवाला देते हुए कहा कि तुष्टीकरण कांग्रेस की संस्कृति रही है। विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां मजहब के आधार पर अपराधियों को संरक्षण देती रही है। अचानक प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया गठबंधन के प्रति आक्रामक क्यों हो गए? बीजेपी के प्रचार करने के तरीके क्यों बदल गए? मोदी सरकार के लिए तीसरा टर्म की राजनीति लड़ाई 2014-2019 के चुनाव के जैसा नहीं। तब राष्ट्रवाद के मुद्दे प्रबल थे और पिछले दोनों चुनाव राष्ट्रवाद के अहम मुद्दे, अहम विचारों पर लड़े गए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी जी ने बहुत काम जरूर किए, लेकिन भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के बल पर कभी वोट हासिल नहीं हुआ है। ये भारत का इतिहास है, इसे विडंबना ही कहिए। और कई संदर्भ ऐसे हैं जिनमें तीसरे टर्म पर वोटरों का मनोदशा का थोड़ा बदलना स्वाभाविक रहता है। यहाँ पर इस बात का जिक्र करता चलूं, जो यह भी एक साक्ष्य है, प्रमाण है, जो पिछले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हुए हैं। इससे पहले फेज में 62% ही वोटिंग हुई है, जो 2019 से 4% कम था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार ये वो प्रमुख प्रदेश है जहां से राजनीति करवट लेती है। यही बात बीजेपी के लिए चिंता की बात बनी, क्योंकि कांग्रेस या किसी भी अन्य दलों के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ और जब भी उस क्षेत्र में वोट शेयर बढ़ा है, तब तब उस क्षेत्र से या देश में बीजेपी की लहर देखी गई। उत्तर प्रदेश में 57.96% रहा तो उत्तराखंड में वोट शेयर 53.77%। इस तरह वोट परसेंट का कम गिरना बिहार में तो सबसे कम वोट परसेंट रहा है, 48.50% ही रहा, जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में 39 सीट एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी जेडीयू मिलकर लड़े थे। इस बार भी साथ हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार का पलटी मारना वोटरों का थोड़ा रुख मोड़ सकता है। कांग्रेस के सलाहकार श्याम पित्रोदा भारत की धरती पर कभी कभार ही उतरते हैं, अन्यथा यूरोप अमेरिका में उनकी जिंदगी कटती है। अपने 6 दिन पुराने वीडियो में भी मैंने इनका जिक्र किया था कि आज पुनः इनका जिन फिर प्रकट हो गया है। मैंने कहा था कि कांग्रेस में ऐसे सिपे सलारों की कमी नहीं जिसने कभी गांव के प्रधानी तक का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कांग्रेस के आला कमान के कान के करीब कान फूंकने में अहम भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस में ऐसे बहुतेरे हैं जो लोग कांग्रेस की राजनीति की रणनीति तैयार करते हैं, मैनिफेस्टो की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिन्हें भारत की जमीन, संस्कृति, सभ्यता, गांव के जनजीवन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। श्याम पित्रोदा स्वर्गीय राजीव गांधी के भी सलाहकार रहे थे और राहुल गांधी के भी हैं। श्याम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में पैतृक संपत्ति पर 55% अमेरिकी सरकार का अधिकार होता है, 45% ही निजी संपत्ति नागरिक की अपनी रह पाती है। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है
कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। हालांकि पित्रोदा के इस बयान को कांग्रेस ने उनका निजी बयान कहकर अपने आप को इससे किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी ने इसे आड़े हाथों लिया। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के सरगुजा से भाषण में कांग्रेस का मकसद कांग्रेस की लूट है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यह कहने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। साथ ही सोना चांदी तमाम दुकान मकान निजी संपत्ति से जोड़कर कांग्रेस पर हमलावर रहे। मोदी जी ने यह भी कहा कि आदिवासी ओबीसी पिछड़ी जनजाति से कोई सरोकार कांग्रेस को कभी रहा ही नहीं है। वैसे में दूसरी तरफ 10 वर्षों में विपक्ष ने लगातार तुष्टीकरण वोट बैंक का खुलकर दांव वहां लगाया जहां सुरक्षित वोट बैंक हमेशा रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण जिनकी अवस्था देश में कांग्रेस के लिए हमेशा अस्पष्ट रहा है। कांग्रेस ने इस वर्ग का दिल जीतने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा कोई न कोई रणनीति अपनाती रही है। मोहब्बत की दुकान, न्याय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इसलिए इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में जोड़ा है और कहा है कि इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो CAA और NRC खत्म कर देंगे और इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट भी है। यह एक तुष्टीकरण की बड़ी मुहर है। पश्चिम बंगाल से राजस्थान और कश्मीर से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने और सुरक्षित करने के खातिर इंडिया गठबंधन हिंदुत्व पर आग उगलते रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भी मुस्लिम की सहानुभूति मोदी सरकार के पक्ष में नहीं देख पाएंगे। यह स्पष्टता उनमें है। अपने विचारों को लेकर वे सजग हैं। अपने धर्म के प्रति, अपनी जाति के प्रति वह जागृत वर्ग है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हिंदुओं में संगठित प्रवृत्ति नहीं रहा है, जातियों में बटे हुए हैं। इसलिए हिंदू वोटरों का वोट मोदी को ही जाएगा, यह तय नहीं। हाँ, यह बात जरूर है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के दिल में चुपके से, वह चाहे मुस्लिम महिलाएं हों या हिंदू महिलाएं, जगह बनाने में कामयाब रही है। इससे कितनी कामयाबी इस चुनाव में मिलेगी, यह बात तो 4 जून को ही पता चलेगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं के मंगलसूत्र इसलिए जोड़ा है, इसलिए दूसरे फेज के लिए बीजेपी ने यह अचानक करवट मारी है। बीजेपी के सभी शीर्ष नेता भी इसी लाइन और लेंथ पर आ गए, क्योंकि शायद सरकार की ऐसी धारणा है कि हिंदू सोया हुआ वर्ग है, इसे जगाना होगा। काम के बल पर वोट की उम्मीद करना मुश्किल है। हालांकि पहले 2 चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे प्रबल थे। जैसे कि मैंने पहले कहा, राष्ट्र के नाम पर ही मोदी के फायदे मिले थे। अभी 6 चरणों का चुनाव होना है। वोटरों के साधने में कोई पार्टी विफल नहीं होना चाहेगी। साम दाम दंड भेद सब लागू होंगे। हालांकि तमाम उठापटक के बाद भी तीसरे टर्म में मोदी जी का आना तय है। हालांकि चुनाव आयोग के सामने इंडिया गठबंधन ने 17 शिकायतें दर्ज कराई है। यह बात कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। आरोप लगाया है कि पीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर झूठ फैला रहे हैं। उनके बयान पर चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेना चाहिए। हालांकि आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। आप वोट के लिए घर से अवश्य निकलें। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर नए विषयों पर फिर आऊंगा नए व्यूज के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।